जय भीम। जय भारत। जय संविधान। और आज ये विशेष लाइव बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों को लेके और देश दुनिया में रहने वाले बहुत सारे लोगों को संदेश के लिए मैं अपने लाइव को शुरू करते हुए समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूँ। महामानव तथागत बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, नारायण गुरु, संत गाडगे जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम, संत राम बी ए प्रजापति, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, चौधरी चरण सिंह जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, बाबू श्री दयाल चौरसिया और मान्यवर काशी राम साहब को भी नमन करते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और देश के विभिन्न कोनों में बहुजन आंदोलन के लिए काम करने वाले सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज का जो लाइव है वो कुछ सच्चाइयां आप लोगों के सामने रखने के लिए कि आपको लोगों की सच्चाइयां पता लगे, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता होगा तो लोग आपको भ्रमित करते रहेंगे। प्यारे साथियों, अभी अभी देश में भारत रत्न दिए गए नरसिम्हा राव जी को, चौधरी चरण सिंह जी को, स्वामी रंगनाथन जी को, स्वामीनाथन जी को, उनसे पहले जननायक कपूरी ठाकुर जी को, लालकृष्ण आडवाणी जी को। ये इनमें ये सभी लोग, ज्यादा लोग इनमें से डिजर्व करते हैं भारत रत्न, लेकिन देना और नहीं देना ये सरकार के हाथ में। हमने कई और महापुरुषों के लिए भारत रत्न की मांग की। मांग इसलिए कि समाज को जागृति मिलती रहे, समाज को जानकारी मिलती रहे, अपने महापुरुषों को ज्ञान मिलता रहे, जिसमें माननीय काशी राम साहब हैं। लंबे समय तक हम चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की मांग उठाते रहे। सरकार ने वो देर से सुनी और अपने राजनीतिक लाभ और किस चीज में सुनी वो एक अलग बात है, लेकिन वो डिजर्व करते हैं। अभी बहुत सारे महापुरुष ऐसे जिनको भारत रत्न के जो को डिजर्व करते हैं, लेकिन अब उनको अभी नहीं मिला, जिनमें माननीय काशी राम साहब हैं, जिनमें संत राम बी प्रजापति हैं, जिनमें बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हैं, जिनमें महामना रामसु वर्मा है। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जिनका योगदान है इस भारत को भारत बनाने में या भारत के हाशिए पे पड़े समाज को अपने पैरों पे खड़ा करने। आज का जो लाइव है, मैं मान्यवर काशीराम साहब को गुरु मानता हूँ। काशीराम साहब ने मांगना नहीं सिखाया, काशीराम साहब ने ताकत बना के छीनना सिखाया। उन्होंने हमेशा कहा कि आपका हाथ ऐसे होना चाहिए, अभी हमारे लोगों का हाथ ऐसे सरकार दे दे। लेकिन ये सरकारों का चरित्र है जो आपको दिखाना पड़ता है कि सरकार मांगने पे भी नहीं देगी अगर सरकार उसको उससे कोई फायदा या अपना कोई मुनाफा नहीं दिख रहा। तो ये भारत रत्न का चरित्र है जो अभी मैंने आपके सामने रखा। जो सरकार देती है, जिस बिना पे देती है, जिस लिए देती है, उसके पीछे सरकार की जो मंशा है वो मंशा भी मैंने आपको बता दी। उसके साथ साथ
कई ऐसी चीजें हैं, जब मैं अपनी बात खत्म करूंगा तो आपको जानकारी होगी। हमारे दलित पिछड़े वर्ग और आदिवासी वर्ग के लोगों को, उनको झूठ और सच की जानकारी होगी, जो होनी बहुत जरूरी। आज देश में कई तरह के माहौल चल रहे हैं, हमें एक एक चीज पर नजर रखनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहला मुद्दा ईवीएम। ईवीएम से वोट की चोरी पे लगातार कार्य चल रहा है। अब ईवीएम को इस तरह समझिए कि पुराने समय में हमने जो कहानियां पढ़ी, राजा की जान एक तोते में होती। 400 पार 370 पार का नारा देने वाली सरकार की जान भी इस ईवीएम नाम के तोते में। और इस तोते को अगर हमने, इसका इलाज हमने कर दिया तोते का, तो राजा खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा। इस तोते को कमजोर करने के लिए ये जिम्मेदारी हमें अपने कंधों पे उठानी पड़ेगी, अगर हम लोकतंत्र में को बचाना चाहते हैं, हम अगर संविधान को बचाना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान का खिलवाड़ कर रही है, ये सब आपके सामने है। और ये खिलवाड़ वो सत्ता की ताकत में बैठ के कर रही है। अगर वो सत्ता में नहीं होती तो शायद ऐसा खिलवाड़ नहीं कर पाती। बाबा साहब अम्बेडकर भी कह गए, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों को हल कर सकती है। ये सरकार आपकी परेशानियों का नहीं, आपकी वोट लेके, चुनावी समय में आपको हिंदू बता के आपके वोट लेके अपने लक्ष्यों को पूरा करने में लगी, अपने एजेंडों को पूरा करने के लिए लगी। आज भारत में जो राजनीति है, बहुजन राजनीति, उसका हालात आप उस हालात को अगर जायजा आप करेंगे तो आपको एहसास होगा। पहले स्कॉलरशिप आती थी, हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप आती थी, प्राइमरी स्कूल की स्कॉलरशिप आती थी। अब तो प्राइमरी स्कूल हमारे पढ़ने के रास्ते बंद किए जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल बंद करके सरकार ने जियो कर दिया कि 40 से बच्चे जहां कम है उनको बंद कर दो स्कूलों को। और हो सकता है अगली बार जियो, जैसा कि मुझे जानकारी आ जाएगी, जहां 150 से बच्चे कम है उनको बंद कर दो। बेसिक सरकार हमें शिक्षा से दूर करना चाहती है। तो हमारे महापुरुषों ने हमें बताया कि शिक्षा एक हथियार। पुराने समय में तरक्की करने के लिए कई तरह के हथियार थे, लेकिन इस समय में तरक्की करने का सबसे पहला हथियार जो है वो शिक्षा। मैंने जैसे कहा कि सब चीजों पर नजर रखनी है, तो ईवीएम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ईवीएम पे हमें नजर रखनी बहुत जरूरी, और इसके लिए समय समय पे आंदोलन और आंदोलन में प्रतिभाग और सरकार को चेताना, और आंदोलन की ताकत से हम किसानों की तरह, क्योंकि कमजोर वर्ग के लोग और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, हम किसानों की तरह 13 महीने आंदोलन में एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन हम भी ये समझने, किसानों से हमें सीख लेनी चाहिए कि किस तरह जब स्थिति हो जाती है करो मरो की, किसान एमएसपी गारंटी के लिए 13 महीने आंदोलन कर सकते हैं। देश का बहुजन समाज, जिनमें किसान भी आते हैं, जिसमें मजदूर भी आते हैं, वो भी इस ईवीएम से मुक्ति के लिए बहुत सारे प्रयास कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि पहले और अब में क्या फर्क, पहले पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए भी स्कॉलरशिप की व्यवस्था होती थी, हॉस्टल बनते थे, बजट में अलग से प्रावधान आता शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए। अब कहीं नहीं। अब जो पैसा आता भी उसको कहाँ लगा देता है कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी लीडरशिप ने समझौते कर लिए, हमारी लीडरशिप ने बोलना बंद कर दिया। अब ये जिम्मेदारी हम उनके भरोसे ना छोड़। और देश भर में मैं धन्यवाद करूंगा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों का, जो सही सभी जगह पर पूरे देश में जहां जहां वो हैं, हर कदम पे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज वो, मैं दिल से धन्यवाद दूंगा उन साथियों का जो पूरे देश में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया जो इलेक्ट्रल बॉन्ड पे, जिसको मैंने ट्वीट करके बताया कि उसको पॉलिसी क्या है। पॉलिसी ये है कि एक हाथ दे एक हाथ ले, कि आप हमारे चुनाव से में मदद करो और चुनाव के बाद हम सरकारी कंपनियों को बेच बेच के आपको देंगे। अब इसकी बहुत सारी परतें खुलेंगी तो आपको जानकारी होगी कि बहुत सारे लोगों को ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के छापों से डरा के, या बहुत सारे लोगों को उन पे छापे डाल के फिर समझौते करके उनसे पैसा लिया गया। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां हैं जो इन्हीं की कंपनियां हैं, जिनमें ये अपना कालाधन डालते हैं और फिर उनके जरिए फंड्स करा के जो है, आज भाजपा के पास सबसे ज्यादा पैसा, और वो चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाती। क्यों? क्योंकि वो सत्ता में बना रहना चाहती। ये लोकतंत्र की हत्या, ये लोकतंत्र के साथ लूट है, डकैती। बाबा साहब अम्बेडकर इस पर चिंतित थे। उन्होंने जिस दिन संविधान सौंपा इस बात को कहा था कि आज हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रखना है। राजनीति में वन वोट वन वैल्यू, राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक देश में स्थापित
सामाजिक गैर बराबरी जो जाति के आधार पे और आर्थिक गैर बराबरी, जब तक ये दूर नहीं होगी तो राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र नहीं बन पाएगा। अब इस बात को समझिए कि काबिलियत कितनी भी हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप राजनीति नहीं कर सकते। आप कितने पढ़े लिखे हो और आपका पैसा नहीं तो आप राजनीति नहीं कर सकते। और सरकारों ने एक षड्यंत्र के थ्रू, ताकतवर लोगों ने राज करने के लिए पैसे से कनेक्ट कर दिया राजनीति को। कोई भी चुनाव लड़ेगा, इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, इतने साधन संसाधन लगाने पड़ेंगे, इतना दिखावा करना पड़ेगा, इतना मीडिया में प्रचार करना पड़ेगा, ये सब चीजें कर दी जिससे कि कोई गरीब का बेटा आगे बढ़ के आ ही ना सके। आज हमें सड़क पे जब हम अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हमें पेश करना पड़ता। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड ये है कि ये जो पूंजीपतियों ने जो पैसा दिया उसके एवज में सरकार ने उनको क्या दिया, ये एक तरह का गिव एंड टेक कि आप हमें चुनाव में मदद करो, चुनाव के जरिए में पैसा लेके पैसा खर्च करके हम सत्ता में आएंगे और सत्ता के जरिए क्या क्या होता है आप महसूस करोगे। विधायक खरीदे जाते हैं, कई सरकारें गिराई जाती हैं, जैसा प्रयास झारखंड में किया गया, जैसा महाराष्ट्र में किया गया, जैसा प्रयास पहले तेलंगाना में किया गया, जैसा प्रयास मध्य प्रदेश में किया गया, जैसा प्रयास राजस्थान में किया गया, इस तरह के पूरे चीजें होती हैं और दूसरी पार्टियों के विधायक तोड़े जाते हैं। काशीराम साहब ने इस पे बहुत अच्छा कहा। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, ये धनतंत्र है। पैसे के दम पे आप महसूस करो कि लोकतंत्र के मूल्य क्या थे। लोकतंत्र के मूल्य थे कि जनता का द्वारा जनता का शासन, यानी कि जनता जिस तरह चाहेगी अब जनता का राज होगा। क्योंकि राजतंत्र में राजा महाराजा राज करते, उनकी औलादें राज करती थी, रानियां राज करती थी, लेकिन लोकतंत्र में गरीब आदमी, आम आदमी और देश की आवाम, जनता, वो राज करेगी। इसलिए इसको लोकतंत्र कहा गया। लेकिन कहाँ है सरकार? कोई कानून बनाती है, पूछती है क्या? आपने कानून बनाया किसानों के खिलाफ, पूछा क्या? आपने ड्राइवर के खिलाफ बनाया, आपने पूछा क्या? आपने व्यापारी के खिलाफ जीएसटी बनाया, आपने पूछा क्या? आपने नोटबंदी की, आपने पूछा क्या? और ये सब आपने तानाशाही में किया। ये देश राजतंत्र की तरफ बढ़ रहा है और मोदी जी और आरएसएस और भाजपा के लोग इस देश को में राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, जहां लोगों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। बस लोगों को गुलामी की तरह ताकतवर लोगों की बात माननी पड़ेगी। मैं बहुत बार से अपने लोगों को इस बात के लिए इशारा कर रहा हूं और समझाने का प्रयास करो, समय समय पे लड़ लड़ के भी आपको एहसास करा रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा, आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी अपने कंधों पे इस देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए, देश के करोड़ों, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को, कमजोरों को, मजलूमों को, गरीबों को बचाने के लिए अम्बेडकरवादियों को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। किसी के भरोसे ना रहे अम्बेडकरवादी, अपने आप ही जिम्मेदारी उठाएं। कभी कभी अपने देश के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती, प्राणों के बलिदान देना पड़ता। आज ऐसा समय आ गया लगभग, जैसा मैंने कहा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के अलावा और कई ऐसी चीजें जिन पे हमें कर्जा से किसान आंदोलन चल रहा है। अब किसान चुनाव के समय किसान बन के वोट नहीं करता है, वो जाति धर्म के आधार पर, क्योंकि भारत में जाति है। मैंने कहा ना, बाबा साहब ने कहा सामाजिक गैर बराबरी, जाति के आधार पर आदमी के कर्मों को अच्छा नहीं माना जाता, उसकी जाति को अच्छा माना जाता। उसकी जाति अगर ऊंची है तो सब लोग उसके साथ मिलकर राजनीति कर लेंगे, लेकिन कहीं वो शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड का व्यक्ति है, माइनॉरिटी का व्यक्ति, तो उसके साथ राजनीति करने में ऊंची जाति के लोगों को दिक्कत होती है और उनके अपने लोगों को भी दिक्कत होती है, क्योंकि हमें आदत है दूसरों के पीछे खड़े होने की आदत है। जबकि लोकतंत्र हमें कुर्सी पे बैठने की ताकत देता है, शासन करने की बात की जा देता है। वहीं भाजपा के लोग राशन बांट बांट के, उनके देखे देखे अन्य पार्टी के लोग राशन बांट बांट के शासन करना चाहते हैं लोगों। ये इस लोकतंत्र की सच्चाई। किसान आंदोलन चल रहा है, किसान को जैसे लैंड छूट थी, सरकार ने वादा किया, उनको भेज दिया, वो बड़े खुश होके गए, लेकिन बाद में उनको जाके एहसास हुआ 1.5 साल बाद कि सरकार ने उसे धोखा किया। इस बार फिर वो करके आगे पूरी तैयारी। अब कई किसान लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, आंसू गैस के गोले, रबड़ बुलेट चल रही, किसानों की जान जा रही, किसानों की आंखों को, कई किसानों की आंखों को नुकसान हो गया। और हमारी सरकार इस तरह लड़ रही किसानों के साथ जैसे वो जंग के मैदान, बॉर्डर पे हो, वो जंग का मैदान हो। इस तरह से अपने देश के किसानों के साथ लड़ रही। और यही वो जनता जिनके पास वोट मांगने में नेताओं को जाना है, लेकिन हमारे लोग 2-3 महीने में भूल जाते हैं। इन्हीं नेताओं को आज जो नेता शोषण कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं किसानों को, यही अलग अलग पार्टी में होकर आ जाएंगे या यही वोट मांगने जाएंगे
इतना जुल्म करके, तो फिर इनको भी वोट देने में हमारे लोग परहेज नहीं करते, किसान मजदूर इन लोग को वोट देने में परहेज नहीं करते। ये भी मैंने देखा। तो जैसा मैंने आपको कहा कि हमें कई चीजों पे बहुत ध्यान रखना है। हम भारत में हैं, और अगर भारत की पर कैपिटल इनकम आप चेक करोगे, प्रति व्यक्ति आय किसानों की 27 रुपए, और हम दुनिया में प्रति व्यक्ति आय का जो मानक है उसमें हम 132वें स्थान पे हैं। 27 रुपए अगर किसान एक दिन में कमाता है, तो आप महसूस कीजिए कि वो एक दिन में खर्च क्या करता हो। ये इस देश में किसानों की आमदनी, किसान सुसाइड करते हैं, किसान मुसीबत उठाते हैं, किसान हमारे लिए अन्न उगाते हैं, और उनको क्या मिलता है ये आपके सामने में रखना चाहते हैं। और यही हालत बेरोजगारी की, बेरोजगारी दर भी हमारे यहाँ बढ़ रही है। और कोई पेपर ऐसा नहीं है, मुझे आरओ के पेपर की भेजा गया जो लीक हुआ, और आज यूपी पुलिस का पेपर था, और मुझसे कहा गया कि भैया ये देखना, ये भी लीक हो जाएगा। जो सरकार कागज सुरक्षित न रख पा रही, ये कोई धोखे से नहीं होता, ये षड्यंत्र है सरकारों का, अपने लोगों को आसानी से पेपर उपलब्ध करा के उनको कुर्सियों तक बिठाने का। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, सब उनकी जानकारी में होता है, और अगर नहीं होता तो उनको कुर्सी बैठने का अधिकार किसने दिया, जो पेपर को सुरक्षित न रख पा रहे हैं। यानी कि सिस्टम में भ्रष्टाचारी लोग बैठ गए। एक और षड्यंत्र है जो हमारी एकता तोड़ने के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की एकता तोड़ने के लिए, वो भी किया जा रहा है, और उनको भी ऐसे ही वादे किए जा रहे हैं। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, हम आपके लिए ज्यादा जिम्मेदार है। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ चंद्रिका आजाद, कि जैसे आपको लैंड किसानों को दिया गया, ऐसे आपको देने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको बहुत कुछ देंगे। आप सोचो, जब इस देश में निजीकरण हो जाएगा, सरकारी सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, सब प्राइवेट हो जाएगा, तो आरक्षण का क्या फायदा होगा। और अभी लेटरल एंट्री से आईएएस बनाए जा रहे हैं। अब संविदा से, ठेकेदारी से सरकारी नौकरियां खत्म करके इस तरह का इंतजाम किया जा रहा है। फिर पेपर लीक करके, आरक्षण घोटाले करके 49 भर्ती के बच्चे बैठे हैं। ये हमारे दल पिछड़े वर्ग के नेताओं को देखना चाहिए कि किस तरह से संविधान का कत्ल हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है। जो हमारा हक बैठता है वो भी नहीं दिया जा रहा है। ये सत्ता से दूर रहने का परिणाम। मेरे प्यारे भाइयों, मैं देश भर में घूमता हूँ, बहुत सारी चीजों पर ध्यान देता हूँ। भारत में आम आदमी की आय दुगनी नहीं हुई, किसानों की आय भी दुगनी नहीं हुई है, लेकिन भारत में पूंजीपतियों की आय कई कई हजार गुना बढ़ गई है। उनकी शक्ति, उनके सोर्स, उनके एसेट भी कई कई हजार गुना बढ़ गए। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ, जो कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरे आज के बात रखने के पीछे कुछ उद्देश्य है, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे साथ। और हम नगीना में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, व्यक्तिगत चंद्रशेखर खुद चुनाव लड़ रहा है। मैं देश में अपने साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि वो क्योंकि इस बात को कहने से पहले मैं इस बात को समझाने का प्रयास करूंगा। काशीराम साहब कहते थे, जिनका दल नहीं होता उन पे बल नहीं होता, जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं। मैं एक और बार आपको पीछे लेके चलूंगा। यहाँ कांग्रेस थी, यहाँ अकाली दल थी, मुस्लिम लीग थी, सभी पार्टियों के होते बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी 3 3 पार्टियां क्यों बनाई? आपको सोचना चाहिए। स्वतंत्र लेबर पार्टी, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और फिर आरपीआई बाबा साहब ने क्यों बनाई? इस बात को बताने के पीछे मेरा एक उद्देश्य आपको ये, कि अगर सत्ता में बैठे लोग हमारे बारे में सोचते तो बाबा साहब को पार्टी नहीं बनानी पड़ती। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि दल बनाना क्यों जरूरी है, और दल के जरिए क्या क्या हो सकता है। अब हम नगीना में तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे एक साथी नगीना के भी हमारे में आजाद समाज बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो बाहर से हमारे साथी है वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हमें ये लड़ाई जीतनी। इसलिए मैं सभी से आपसे कहूंगा, बहुत जल्द मैं एक अकाउंट नंबर भी जारी करूंगा, जिसके जरिए आप उस चुनाव में सहारा देके इस आंदोलन को मजबूत कर सकते। काशीराम साहब कहते, जो सहारा देगा विसारक देगा। मुझे किसी धन्ना से, कॉर्पोरेट सेक्टर के किसी पूंजीपति का पैसा नहीं चाहिए जिसके इशारों पर हमें काम करना पड़े। हमें अपने गरीब, कमजोर, मेहनतकश मजदूर, किसान, नौजवान, बहने माए और कर्मचारी भाइयों से सहयोग की अपील है हमारी, कि वो इस लड़ाई में हमारा सहयोग करें। क्योंकि आज की राजनीति में बहुत पैसा खर्च होता है चुनाव,
नगीना में मैं अपने साथियों से भी कहूंगा, देश भर के जो हमारे साथी, वो भी कमर कसें और अपना समय देने के लिए नगीना आने के लिए तैयार रहे। नगीना की लड़ाई हम बड़ी मजबूती लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को हम जीतेंगे, ऐसा भी मुझे भरोसा। क्योंकि नगीना से जो ताकत बनेगी, इस तानाशाही, इस निकम्मी, लुटेरी, भ्रष्टाचारी, जालिम हुकूमत के खिलाफ जो ताकत नगीना से बनेगी, उस ताकत के दम पे देश भर की आवाज आजाद समाज पार्टी बनने का काम करेगी। पूरे देश में जहां किसी कमजोर पे जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार होगा, दादागिरी होगी, सताया जाएगा, उसकी आवाज उठाने के लिए आजाद समाज पार्टी पे वॉइस होगी। और आजाद समाज पार्टी के लिए भी अवसर है कि देश भर में जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग काम करते हैं, उनको, उनके साथ जब अन्याय होता तो उनकी आवाज कोई नहीं उठा, उन पर एक सशक्त आवाज होगी जो पार्लियामेंट में उनकी आवाज को उठाएगी, और देश भर में जहां भी कोई जुर्म जाती होगी उस पर सरकार से जवाब मांगे, जो बजट में हमारी हिस्सेदारी उस पर सरकार से सवाल करे। 75 साल में अगर पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था, मैं देश भर में जाता हूं, लेकिन मैं जब नगीना घूम रहा हूं तो मैं महसूस कर रहा हूं, मेरे प्यारे भाइयों, मुझे आपको बताना पड़ेगा, आज भी पक्के मकान नहीं बन पाए, जो मकान बने उनपे प्लस्तर नहीं है। और मैं घरों में अंदर जाके देखता हूँ, आज भी चूल्हे पे रोटी पकानी पड़ती है, अच्छा खाना पीने की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनको वो पढ़ना चाहती लेकिन नहीं पढ़ पाई क्योंकि पैसों की कमी कारण। बहुत सारे भाई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते नहीं पढ़ पाए, पैसे की कमी कारण। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो इनके अच्छे इलाज नहीं हो पा रहे हैं, पैसे की कमी कारण, जबकि ये सारी जिम्मेदारी सरकार की। इसलिए हम लोग टैक्स भरते हैं कि अच्छे स्कूल बने, अच्छे कॉलेज बने, अच्छे हॉस्पिटल बने। रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कई ऐसी समस्याएं जो बहुत करीबी, जैसे बाढ़ की समस्या, कटाव की समस्या, जैसे किसानों की फसल की समस्या, किसानों के साथ हो रहे उत्पीड़न की, आवारा पशुओं की। मैं बहुत देखता हूँ, नगीना में जाता हूँ, गली गली घूमता हूँ तो मुझे एहसास होता है जिस तरह सरकार के लोग पुलिस द्वारा कमजोरों का, मजलूमों के साथ उत्पीड़न करा रहे हैं। बहुत कुछ जानने का मौका जमीन पे जाके देखने को मिल रहा है। बहुत कुछ तकलीफ है दिल में, तो बहुत सारे सपने हैं उनकी जिंदगी बदलने के, बहनों माओं को रोजगार देने के, नौजवान भाई को रोजगार देने के, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं उनकी मदद करने के, जो बहनें पढ़ना चाहती, भाई पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अच्छे अवसर, उनकी पढ़ाई के लिए उनके रास्ते आसान करने के बहुत सपने हैं। अच्छे मकान बनाने के, देने के, अच्छे खाने की सुविधा कराने के, जुल्म जाति, दादागिरी से बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करने के बहुत सारे मन में सपने हैं कुछ करने के। उसके लिए हम लोग नगीना में काम कर रहे हैं। अभी मेरे पास पिछले 10 दिनों में 100 से ज्यादा कंप्लेन आई पूरे देश भर से, और अभी तो मैंने मेन जो कंप्लेन का वो हमारा नंबर है वो चेक ही नहीं किया। मैं आपको धार्मिक आजादी के बारे में ये बात जरूर कहूंगा, और इस बात पे आप गौर करें। भाजपा के लोग ये चिल्लाते हैं कि हम सारे शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब के लोग हिंदू, और भारत की जातीय व्यवस्था में अपर कास्ट के लोग, ये सब लोग मिला के हिंदुओं को बार बार कहते हैं 100 करोड़ हिंदू हैं, 100 करोड़ हिंदू। उनके हिंदुत्व का एक सच आप जान लो, अभी अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरे देश में हर्षोल्लास उन्होंने मनवाया, कोई परमिशन नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब लोगों ने, जो लोग उनमें आस्था रखते हैं, सब लोगों ने अपने आयोजन किए। बहुत अच्छी बात है, करने चाहिए। लेकिन अभी मेरे पास जो कंप्लेन है वो इस बात की, सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती 24 तारीख की, और आप ये महसूस किया प्रधानमंत्री जी भी हमारी वोटों को लेने के लिए, हमारे लोगों को दिखाने के लिए कि वो सतगुरु रविदास जी महाराज का कितना सम्मान करते हैं, वो भी बनारस जाएंगे, मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश के साथ जाएंगे, बहुत सारे नेता भी जाएंगे। सम्मान कितना करते हैं इस बात को आप जान लीजिए। लोगों ने मुझसे कहा कि वो हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम जब गांव में हमारे हालात बहुत अच्छे नहीं थे, तब गांव में गुरु घर था, हमने गुरु घर बनाया, अब हम शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं, प्रभात फेरी निकालना चाहते हैं, नगर कीर्तन निकालना चाहते हैं, लेकिन सरकार परमिशन नहीं दे रही है। पुलिस के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कहते हैं नई परंपरा नहीं चलेगी। आप मुझे बताओ, आप रोज इनको पढ़ाते हो कि आप हिंदू हो, हिंदू हिंदू, लेकिन आज जब ये अपनी शोभा यात्रा निकालने के लिए सतगुरु रविदास जी की प्रतिमा में प्रधानमंत्री भी आस्था रखने की बात करते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी आस्था रखने की बात करते हैं, उन्हीं सतगुरु रविदास जी की शोभा यात्रा आप ही की सरकार और आप ही के प्रशासन के लोग नहीं निकलने दे रहे। इस बात को हम किस तरह समझे? ये इस बात का उदाहरण है कि आपके लिए
दलित पिछड़े वर्ग के लोग, आदिवासी लोग, ये तभी हिंदू होते हैं जब चुनाव में आपको इनकी वोट की जरूरत होती है या आपको दिखावा करने की जरूरत होती है। असल सच ये है कि कभी आपने इनको ना अपना माना और ना आप इनके अधिकार, इनके सम्मान स्वाभिमान की सुरक्षा कर सकते हैं। आप तो जो गुरु, जिनको हम पिता भी मानते हैं, सदगुरु रविदास पिताजी महाराज, जिनको जिनको कुल गुरु मानते हैं, शेड्यूल कास्ट की एक बहुत बड़ी आबादी, उनकी जयंती की परमिशन नहीं दे रहे हो, तो आप कितना सम्मान करते हो इस बात से पता लग जाए। मैंने भी अपने लोगों से कहा कि अगर वो जयंती की परमिशन नहीं देते हैं और आप चाहते हैं, मैं तो आपसे कहूंगा कि आप उनके विचारों पे चलो, मैं उनके विचारों को भी जरा सा बताऊंगा आज। लेकिन मैंने आपसे कहा, नगीना में भी और बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझसे कहा परमिशन नहीं हो रही, मैंने उनसे कहा कि आपका राज नहीं तो आपकी परमिशन नहीं होगी, क्योंकि कहते हैं जिनका राज नहीं होता उनका धर्म भी नहीं होता। मगर मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करो, आप खुशी मनाना चाहते हो तो ज्ञान का दीपक जलाओ। 23 तारीख को, 24 तारीख की जयंती है, 23 तारीख की रात को अपने घरों पे दीपक जलाओ, ज्ञान का दीपक। आपकी नस्लें, आपकी औलादे पूछेंगी कि ये कौन है, तो आप उनको ये मत कहना कि इनको पूछो, इनके आगे माथा टेको, इनके आगे नाक रगड़ो, इनकी जय जयकार करो। इनको बस ये बताना कि ये वो गुरु है जिन्होंने 600 साल पहले ये विचार दिया कि पराधीनता पाप है, जान ले रे मीत, और रविदास पराधीन से कौन करे सो प्रीत, रविदास दास पराधीन सो कौन करे से प्रीत। यानी कि सदगुरु जी ने कहा है कि गुलामी पाप है, और अगर आप गुलाम का जीवन जी रहे हैं तो आपसे कोई प्रेम नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि बीजेपी के सच को हमें समझना पड़ेगा और बीजेपी के लोगों के झूठ को भी हमें समझना पड़ेगा। ये बहुत बैनर लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये आपके गुरु जी से उनके सम्मान को कितना ख्याल रखते हैं आप ये समझ लीजिए। वही सतगुरु जी महाराज जिनके बारे में मैं अक्सर बताता हूं, जिन्होंने कहा ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन अन्न, और छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। इसका मतलब है कि सतगुरु जी ने कहा मैं ऐसा राज चाहता हूं जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव भाव ना हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी का जुल्म ना हो, किसी का जाति ना हो, किसी का दादागिरी ना हो, जहां किसी को भी, किसी भी व्यक्ति, किसी जाति धर्म का हो, पहनने के लिए कपड़ों की, खाने के लिए भोजन की, सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए पानी की कोई कम समस्या ना, जहां कोई लूटपाट ना हो, कोई चोरी ना हो, कोई भय ना हो, किसी तरह को डर ना हो, किसी तरह का कोई भी ऐसा कार्य, अनुचित कार्य ना हो जिससे किसी को दिल को तकलीफ। मेरे प्यारे भाइयों, उस राज को उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज। अपने बच्चों को बताना, ज्ञान का दीपक जला के, बेगम का मतलब होता है बेगम, जहां कोई गम ना हो। आप सोचिए अगर देश के हर व्यक्ति के जीवन से गम खत्म हो जाएगा तो वो राज कितना अच्छा राज हो, वो संविधान का राज होगा। उसी राज की बात मैं आपसे कर रहा हूं जिस राज को 600 साल पहले बेगमपुरा का नाम दिया। वही राज भारतीय संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, हर एक व्यक्ति के लिए समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और तरक्की। उसी राज की बात मैं आपसे कर रहा हूं। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि अगर वो नहीं परमिशन दे रहे हैं तो विरोध ना करें, इस तकलीफ से सबक लें और अपनी ताकत बनाने का काम करें, और 23 तारीख की रात को अपने घरों पे दीपक जरूर जलाएं। और मैं सरकार से भी ये मांग करूंगा कि 23 और 24 दोनों तारीखों में सारे शराब के ठेके बंद किए जाएं, जिस तरह से आप अन्य धार्मिक आयोजनों पे करते हो। किसी तरह कोई विवाद ना हो, क्योंकि सरकार जानबूझ के चाहेगी कि कमजोर वर्गों में आपस में भाईचारा टूटे, उनमें झगड़े हो। और आपको भी सावधान रहना पड़ेगा। आप देख लो किस तरह से भाजपा के लोग इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, सारी सरकार संपत्तियों को बेच के पूंजीपतियों को दे रहे हैं, किस तरह से नौजवानों के साथ के रोजगार खत्म कर रहे हैं, किस तरह से किसानों पे, महिलाओं पे सारी ताकत होते भी उनकी तरक्की का कोई रास्ता नहीं खोल रहे हैं। वहीं एनसीआरबी के आंकड़े में कितनी महिलाओं का रेप हत्या होती है, आज मैं जाके देखता हूं, मैं नहीं बता सकता। किस तरह भूखे पेट गरीब लोग सो जाते हैं, किस तरह बीमारी होने के बाद इलाज न मिलने का लोग मर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कोई व्यवस्था खराब ना हो। इसलिए 23 और 24 दोनों तिथियों में गुरु पर्व पे सारे शराब के ठेके बंद कर दिए जाएं, ऐसी हमारी सरकार से अपील। मैं आपसे फिर कहूंगा, जिनको भारत रत्न दिए उनके विचार, उनमें से किसी एक के विचार भी भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती, ये सरकार नहीं मानती। ये सिर्फ इसलिए सारे अवसर पैदा करती कि इनके वर्गों का, इनकी जातियों का वोट ले सके।
और हम जिस जाति विहीन समाज की बात करते हैं, वो जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, रिलेशन ऑफ कास्ट, जाति विहीन समाज, वो भी तभी पूरा होगा जब इस देश का संविधान को असल में पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। इसलिए आज की मेरी आपसे ये अपील है कि 23 तारीख को जो सतगुरु रविदास जी महाराज में आस्था रखते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग, वो 23 तारीख को अपने घरों के दीपक जरूर जलाएं और अपने परिवारों को, अपने बच्चों को महापुरुषों को पूजने की बजाय, उन पे दिया बत्ती अगरबत्ती करने की बजाय, उनको उनके विचारों को बताने का काम जरूर। ऐसा मेरा विश्वास है कि इस बार की जो जयंती का कार्यक्रम होगा, जो प्रकाश पर्व होगा, उस पर ऐसा प्रकाश होगा। और 23 तारीख को, 23 फरवरी, हम लोग ऐतिहासिक इस देश में मानवता के हित के लिए, समतामूलक समाज के लिए, इस देश को गम विहीन करने के लिए, कि किसी कोई गम ना हो, बेगमपुरा राज का भी संकल्प लेंगे। क्योंकि मैं मानता हूं कि जब तक आपके पास कोई विजन नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं होगा, कोई लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आप लक्ष्य पे नहीं बढ़ पाएंगे। इस देश में बेगमपुरा राज स्थापित हो। बेगमपुरा का मतलब किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी इंसान से मतलब नहीं है। ये एक विचार व्यवस्था है जिसमें हर व्यक्ति खुशहाल होगा, ना कोई ऊंच नीच होगी, ना कोई भेदभाव होगा, सब लोग स्वतंत्र होंगे, सब महिला बहन बेटियों का सम्मान होगा और सबको सुख सुविधा, स्वाभिमान, सम्मान का जीवन मिलेगा। इसलिए पुनः मैं आपसे अपील करूंगा, 23 तारीख को प्रकाश पर्व को अपने घर पे दीपक जला के जरूर मनाएं। ये मेरी आपसे अपील है। और मैं अपने साथियों से कहूंगा कि नगीना में तन मन धन से सहयोग करने के लिए अब आने का काम करें और ये बताएं कि जब कमजोर वर्गों के लोग कोई बात ठान लेते हैं, जब गरीब ऐसा है, लोग अपनी पीड़ा खत्म करने के लिए कोई सपना पैदा कर लेते हैं, उस सपनों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। जहां तमाम लोग वोट लेकर आराम से घर में पड़ के सो रहे हैं, वहां आपको जो सड़कों से मेहनत की है उसको सदन में पहुंचाने का मौका भी आपका आ गया। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने आप स्वयं पहुंचे और आके अपनी जिम्मेदारी वहां से आपको मिले, उस पर काम करें और नगीना से आजाद समाज पार्टी कामयाब करके, और देश भर में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो हमने प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम पे भी हमारी मदद करें, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचार हैं, जिससे वो इस देश को पुनः गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, देश के संविधान कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, उस विचार को, जो छद्म एजेंडा, उसको चोट पहुंचाई जा सके और लोगों को इंसानियत, भाईचारा, धार्मिक आजादी, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, इनका यही सच है कि ये आपको रविदास जयंती पे शोभा यात्रा निकालने, प्रकाश पर्व मनाने की परमिशन भी नहीं देंगे। यही इनका सच है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से अगर बुद्धिस्ट, अगर क्रिश्चियन, अगर मुस्लिम, अगर जैन, अगर सिख और शेड्यूल कास्ट के लोग अगर अपनी धार्मिक आजादी का प्रयोग करना चाहते हैं, वो भी सरकार नहीं देती इस देश में, क्या ये गुलामी नहीं है क्या? पुनः मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा और आप सबके लिए मंगल कामनाएं करूंगा महापुरुषों से, और आपसे भी कहूंगा इस संघर्ष में सहयोग करें और आजाद समाज पार्टी से जुड़े जो कार्यकर्ता साथी है, जगह जगह पे जहां वो काम करें, अन्य अन्य जिलों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बहुजन समाज के विचारों से जोड़ के, भाईचारा पैदा करके और आजाद समाज पार्टी के साथ जोड़ के उनको जिम्मेदारी दिलाने का काम करें, जिससे आजाद समाज पार्टी के जरिए कमजोर वर्गों की सशक्त आवाजें बननी शुरू हो और उनके जरिए उनके हितों की रक्षा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। जल्द आपसे मुलाकात होगी और नगीना में मैं आपका इंतजार करूंगा।